नमस्कार चमत्कार बाद में हो जाएगा। आज चूँकि हमें एथिक्स के पेपर को डिस्कस करना है, इसलिए आप सभी लोग मेरी एक पहेली को सॉल्व करेंगे और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहेली है, भूखी बैठी बालिका, भूखी बैठी बालिका, सिसक रही चुपचाप, चोरी का भोजन किया, पुण्य हुआ या पाप। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। भूखी बैठी बालिका, सिसक रही चुपचाप, चोरी का भोजन किया, पुण्य हुआ या पाप। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको बताने कि ये पुण्य हुआ कि पाप हुआ, मतलब गलत हुआ कि सही हुआ, या उचित है या अनुचित है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। असल में ये एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है जिसको मैंने इस पहेली में या दोहे के रूप में आप लोग के लिए बना दिया है। स्टोरी मैं शॉर्ट में आपको सुना देता हूँ। जिन लोगों ने पुराने सिलेबस से, एमपी बोर्ड के पुराने सिलेबस से, या फिर शायद एनसीईआरटी में भी कोई नया चैप्टर आ गया हो, इंग्लिश में था ये पार्ट जिसका नाम था एंड्स एंड मीन्स। ये एक संत स्वामी अरवसु और एक चोर की कहानी है। होता क्या है कि स्वामी अरवसु एक चलते फिरते, मतलब भ्रमण करते हुए, भिक्षा मांगते हुए अपने अनुयायियों के साथ एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करते रहते थे। तो एक दिन वे एक गांव में रुकते हैं और गांव के पास में ही एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के वो अपने श्रद्धालुओं को संबोधन कर रहे थे। तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे, गांव के बहुत सारे लोग आए थे और उसी भीड़ में एक 20-25 साल का लड़का बैठा था, उसका नाम था बिरजू। और वो उपदेश या प्रवचन सुनने के उद्देश्य से वहाँ नहीं बैठा था, वो बैठा था वहाँ पे कुछ चोरी वोरी करने के उद्देश्य से। वो सोच रहा था कि शायद एक दो कोई अमीर व्यक्ति के जेब वो मार पाएगा, इस इरादे से वो वहाँ पे बैठा था। लेकिन स्वामी अरवसु इतने अच्छे वक्ता थे कि वो कब लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेते थे किसी को पता भी नहीं चलता था, और घंटों तक वो लोगों को मंत्रमुग्ध करके रखते थे। तो अब चूंकि ये बिरजू भी वहीं पे बैठा था, तो ये इसके कानों में स्वामी जी की बातें पड़ रही थी। तो धीरे धीरे बिरजू को रियलाइज़ हुआ स्वामी जी की बातें सुनते सुनते कि अरे यार, मैं तो बहुत गलत कर रहा था, ये चोरी करना तो बहुत गलत बात है। बताओ मैंने कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा, नुकसान किया होगा उनका, और दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में चलने लगीं। तो उसे एक पश्चाताप हुआ अंदर ही अंदर, उसका मतलब हृदय परिवर्तन हो गया। तो जब स्वामी जी का प्रवचन ख़त्म हो जाता है तो बिरजू वहाँ पे बैठा रहता है और वो स्वामी जी के पास में जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। कहता है, स्वामी जी मेरा नाम बिरजू है, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। तो स्वामी जी उसको बोलते कि तो चोर हो तो इधर कहाँ आ गए, तुम गलत आदमी के पास आ गए, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। वो कहता है, नहीं स्वामी जी, मैंने आपके प्रवचन सुने और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ बर्बाद कर दी है और मुझे उसका पश्चाताप करना है, मतलब मैं सुधार करना चाहता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपनी टोली में शामिल कर लीजिए, मैं भी एक सन्यासी या तपस्वी बनना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने उसको बोला कि अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मतलब इसमें बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो बिरजू कहता है, नहीं, यदि आप मुझे अपनी टोली में शामिल नहीं करोगे तो फिर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं फिर से चोरी करने लगूंगा या फिर मैं अपने आप को ही समाप्त कर दूंगा। तो स्वामी जी ने सोचा, यार बंदे में तो बहुत, मतलब एक फायर दिख रही है। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, चलो हो जाओ शामिल। तो बिरजू उसी दिन से उनकी संगति ज्वाइन कर लेता है स्वामी अरवसु की, और वो इतना ऑनेस्ट, स्वामी जी का इतना भक्त कि मतलब स्वामी अरवसु को ना उसने बहुत प्रसन्न कर लिया। वो एक उनका जो सबसे प्रिय अनुयायी थे उनमें से एक हो गया वो। तो समय बीतता गया, बहुत समय हो गया। एक दिन स्वामी जी की टोली फिर से किसी नए गांव में गई और सर्दियों की ही बात थी, जैसे अभी हम लोग सर्दियों में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो इसको। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अब रात में ये लोग पहुँचे एक गांव के पास में, और चूँकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और ठंडी भी बहुत थी, तो स्वामी जी ने अनुयायियों से कहा कि जाओ गांव में जाके कोई लकड़ी वकड़ी लेके आओ। तो बिरजू खुद से खड़ा हो गया और वो कहता है, स्वामी जी मैं जा रहा हूँ। अब बिरजू गांव में जाता है। अब चूँकि आधी रात के लगभग हो चुकी थी और सभी लोग सो गए थे, तो बिरजू नहीं चाह रहा था कि वो किसी को डिस्टर्ब करे।
तो इधर उधर इस गली उस गली भटकता हुआ आखिर उसको एक कुछ दूरी पर हल्का सा उजाला दिखाई देता है, एक झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी थी किसी गरीब की, और वहाँ से कुछ छन छन की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ तल रहा हो, खाने पीने की चीज़ें कुछ बना रहा हो ऐसे। तो बिरजू दौड़ के वहाँ जाता है और वो उस झोपड़ी में एक खिड़की लगी थी, वहाँ खिड़की से वो झांक के देखता है अंदर। तो अंदर क्या देखता है कि एक महिला वहाँ पे बैठी हुई है, उसके 2 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं एक कोने में दुबक कर, और वो महिला क्या कर रही है, जो चूल्हा है चूल्हे के ऊपर तवा रखा हुआ है, और वो महिला क्या कर रही है कि हर कुछ सेकंड बाद उस तवे पर पानी छिड़क रही है, जिससे वो छन छन की आवाज़ आ रही, लेकिन खाना पीना कुछ वहाँ पे बन नहीं रहा। तो बिरजू बहुत देर तक देखता रहा वहाँ पे कि ये आखिर कर क्या रही है महिला। जब उसको लगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो वो अंदर गया और वहाँ बोला कि हे देवी, तुम ये कर क्या रही हो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें खिड़की से। तो जैसे ही उस महिला ने देखा कि अरे महात्मा जी आ गए कुटिया में, और महात्मा जी अब बिरजू नहीं थे, उनका नाम बिरजानंद हो गया था, ठीक है। तो जैसे ही वो महिला उनको देखती है तो खड़ी होती है, जाती है बिरजू के पास, बिरजू के पैर छूती है और कहती है कि स्वामी जी, अहो भाग्य मेरे कि आप मेरी कुटिया में पधारे, लेकिन मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। बिरजू कहता है मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि तुम इतनी देर से कर क्या रही हो। अब जैसे ही बिरजू ने ये क्वेश्चन पूछा तो वो महिला कहती है कि महाराज जी, घर में एक भी दाना अनाज का है नहीं, और ये बच्चे दिन भर से भूखे हैं, वो दिन भर से चिल्ला रहे हैं कि माँ भोजन चाहिए भोजन चाहिए। अब मैं उन्हें भोजन कहाँ से ला के दूँ। तो मैंने एक तरकीब निकाली है कि मैं इस तवे पे हर कुछ देर बाद पानी छिड़कती हूँ, जिससे उस आवाज़ से इनको लगे कि हाँ कुछ बनाया जा रहा है, कुछ तला जा रहा है। अब बिरजू ने जैसे ये स्टोरी सुनी तो बिरजू की आंखों से तो आंसू टपक पड़े। बिरजू वहाँ कुछ नहीं बोलता है उससे और सीधा रिटर्न होता है और गांव में इधर उधर भटकने लगता है, स्कूलिया उसकुलिया। असल में वो एक किसी किराने की दुकान को ढूंढ रहा था, और थोड़ा बहुत वो इधर उधर घूमता है, उसको एक किराने की दुकान मिल जाती है। बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था दुकान में। बिरजू ने 1 आध मिनट उस ताले के ऊपर काम किया और फौरन ही उस ताले को खोलने में सफल हो गया, और मन ही मन कहता है कि अरे वाह, ये ताले वाले तोड़ने की स्किल तो मैं अभी भी नहीं भूला, और ऐसे बुदबुदाते हुए अंदर चला जाता है। अंदर से बहुत जल्दी लौट के आता है और अपने कंधे पर 2 बोरे वो अनाज से भर के लाता है, जिसमें मतलब चावल या गेहूं वगैरह दाल कुछ हो सकती है, वो लेके आता है और सीधा उस कुटिया में जाता है और उस महिला के चरणों में वो डाल देता है और कहता है हे देवी, ये रहा अनाज आपके लिए, और ये कम से कम 3-4 महीने चलेगा, इससे आप अपने बच्चों की और अपनी भूख मिटा सकती हो। और ऐसा करके वो वहाँ पे रख के दोनों बोरे और निकल जाता है। अब इतना सब कुछ होने में बिरजू को लग जाता है बहुत टाइम। अब जैसे ही वो वापस से जाता है वहाँ पे, तो स्वामी अरवसु और जो उनके साथी अनुयायी थे वो सब के सब बिरजू की राह देख रहे थे। जैसे ही बिरजू वहाँ पे पहुँचता है तो स्वामी जी दनादन से उससे 3 क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हुआ, कहाँ थे इतनी देर, लकड़ियाँ कहाँ हैं। तो बिरजू क्या करता है, और डरा हुआ सा सहमा हुआ सा पूरी की पूरी स्टोरी बता देता है। और जैसे ही स्वामी जी ने सुना, स्वामी अरवसु ने, कि उनके एक शिष्य ने चोरी करी है, मतलब इतना महापाप, और जबकि उन्होंने बिरजू को अपनी टोली में शामिल करते हुए ये सब उससे कुल मिला के एग्रीमेंट करवा लिया था कि कोई गलत काम नहीं, कोई चोरी नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तो बिरजू ने ऐसे हिला दिया था कि ठीक है आप कर देना बाहर, में कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन आज बिरजू से ये सब हो गया। अब स्वामी अरवसु को बहुत गुस्सा आया ये सब सुन के। उन्होंने कहा ठीक है बिरजू, आज के दिन तुम्हारा ये आखिरी दिन था हमारे साथ, कल से तुम हमारी टोली में नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अभी से बाहर करता हूँ। अब बिरजू बेचारा एक दूर से कोने में जाके बैठ गया। धीरे धीरे रात बीती, भोर का समय था बिल्कुल, और जैसे ही सभी लोगों की आंखें खुल ही रही थीं तो सभी लोग, स्वामी अरवसु भी उठे और उनके अनुयायी भी उठे, बिरजू भी उठा। सभी ने देखा कि आसमान में कोई चकाचौंध सी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत विशालकाय कुछ ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है। धीरे धीरे सबको समझ आया कि अरे ये तो पुष्पक विमान है और इंद्र देवता ने भेजा है
वास्तव में वो स्वर्ग से आया हुआ एक पुष्पक विमान था। उसमें एक व्यक्ति बैठा था देवीय वेशभूषा में, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त उस विमान से नीचे उतरता है। तो ब्रह्मदत्त बोलता है कि मेरा नाम ब्रह्मदत्त है, मुझे स्वर्ग के राजा इंद्र ने भेजा है और मैं आप लोगों में से किसी एक को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि ब्रह्मदत्त किसे स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। ठीक है, ये स्टोरी थी। तो अब नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका IAS फ्रॉम होम नामक इस नई पहल में। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आप देख रहे हैं हमारा पहला कोर्स IAS बिगिनर्स। और इस कोर्स के अंतर्गत चूंकि हम लोग अभी 8 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, ये 9वां है, जनरल स्टडीज़ 4th पेपर जिसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, मतलब नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। पिछला जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देख लेते एक बार क्या किया था हमने। उसमें हमने देखा था पेपर का स्ट्रक्चर, मतलब जो अर्थव्यवस्था वाला पेपर था, सिलेबस देखा था, पिछले साल के क्वेश्चंस देखे थे, अप्रोच और स्टडी मटेरियल तथा स्ट्रेटजी वगैरह को देखा था। आज थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे विषय नहीं हैं, मतलब हैं तो, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले, ज़रा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही देखेंगे कि GS पेपर 4th है क्या वास्तव में, और इस पेपर का सिलेबस क्या है उसका एक एक टॉपिक से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर जो 2024 का अभी पेपर हुआ है सितंबर में, उस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और आज यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अलग से मैंने क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है स्लाइड में, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके सामने रखूँगा जो UPSC की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है, इसके बाद फिर स्टडी मटीरियल और रिसोर्सेज। स्टडी मटेरियल में वही कि कौन सी किताब पढ़ना है हमें और कहाँ कहाँ से सामग्री कलेक्ट करना है इसकी स्टडी के लिए। फिर अप्रोच और स्ट्रेटजी को देखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते पेपर का। इसमें स्ट्रक्चर शामिल रहेगा और टॉपर्स का स्कोर शामिल रहेगा। तो उसमें भी सबसे पहले हम पेपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र 4, प्रश्न पत्र की संरचना। तो ये प्रश्न पत्र भी 250 अंकों का होता है, जैसे कि पिछले GS के सभी पेपर्स थे। इसके बाद फिर ये जो प्रश्न पत्र है इसको 2 खंडों में पूछा जाता है, मतलब पेपर में ही 2 खंड होते हैं। अलग अलग विषय की मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। पहला जो खंड होता है सेक्शन A, उसमें क्या होता है, सैद्धांतिक अध्ययन पर आधारित 6 प्रश्न शामिल होते हैं। पेपर में टोटल 12 प्रश्न होते हैं, तो 6 होते हैं सैद्धांतिक अध्ययन पर आधारित। अब सैद्धांतिक अध्ययन मतलब जो सिलेबस में आपको दिया गया है उस पे आधारित नॉर्मल कॉन्सेप्ट वगैरह पे आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो प्रश्न पत्र का दूसरा खंड होता है सेक्शन B, उसमें आपकी होती हैं कुछ केस स्टडीज़, मतलब मामलों पे आधारित कुछ आपके सिचुएशंस दी जाएंगी और उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग को जांचने की कोशिश की जाएगी। मतलब आप कितने अच्छे से किसी मैटर को डील कर सकते हो, उस पे आधारित आपकी बुद्धिमत्ता की जांच की जा सकती है। तो इसमें भी कुल 6 केस स्टडीज़ होती हैं और ये 120 अंकों की होती हैं टोटल। ठीक है, मतलब 20 अंक का एक होता है। और यहाँ पे जो 6 प्रश्न होते हैं वो वास्तव में 6 प्रश्न नहीं रहते, उसमें ABC करके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कुल मिला के 130 अंकों के होते हैं। ठीक है, अभी जब मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि टॉपर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये जनरली एक इजी टाइप का पेपर होता है, फिर भी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो टॉपर्स की परफॉर्मेंस है ये बहुत अच्छी होती है इस पेपर में। आप देखोगे आदित्य श्रीवास्तव 2023 के जो टॉपर हैं उनको 250 में से 143 अंक मिले हैं। और आप ये अच्छे से समझ पा रहे होगे कि पिछले यदि वीडियोज़ आपने देखे हैं तो ये इनका हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, GS के पेपर्स में। इसके बाद जो अनिमेश प्रधान हैं उनको 134 मिले थे, अनन्या रेड्डी को 136 मिले थे। तो आप ये देख रहे हो कि ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है, इसके बाद 2022 के टॉपर्स यानी 22-23 के टॉपर्स को यदि हम देखें तो ईशिता किशोर को 112 मिले थे, गरिमा लोहिया को 141 मिले थे
और उमा हारथी को 132 मिले थे, ठीक है। ये रैंक 1, 2 एंड 3। इसके बाद यदि हम 2021-22 के टॉपर्स की बात करें तो उसमें श्रुति शर्मा जिनको फर्स्ट रैंक आई थी उनके 139 थे। फिर अंकिता अग्रवाल को 112 और ऐश्वर्या वर्मा जिनकी रैंक 4 थी उनको 113 मिले थे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे ये इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद फिर अभी ये तो इंग्लिश मीडियम वाले थे, अब हिंदी वालों का प्रदर्शन भी देख लो थोड़ा सा। तो हिंदी मीडियम के टॉपर्स के नाम अब तक आपको याद हो गए होंगे। निशांत जैन जो 2014 में जिनकी 13वीं रैंक आई थी, जीएस में उनको मिले थे 124 अंक। 2021 में जो 18वीं रैंक आई थी रवि कुमार सेहाग की, उनको मिले थे 117। और 2016 में जो गंगा सिंह थे जिनकी रैंक जिनकी रैंक 33 आई थी, उनको मिले थे 108 अंक। इसके बाद और भी हैं 3 लोग और हैं हिंदी मीडियम के, जिसमें कृतिका मिश्रा शामिल है। 66 रैंक थी उनकी 2022 में, तो इनको 126 मिले थे। फिर इसके बाद 104 जो रैंक थी प्रहलाद नारायण शर्मा की, उनको मिले थे 103 अंक। और 105 जो रैंक थी दिव्या तन्वर की, उनको मिले थे 123 अंक। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टॉपर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है इस पेपर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग भी अच्छा ही परफॉर्म इसमें कर पाएंगे। असल में है क्या कि इसका सिलेबस बहुत थोड़ा है, कम है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपकी मानसिक क्षमता और योग्यता पर आधारित है, जो कि जनरली होती है, तो सभी लोग अच्छा आंसर करके आते हैं। बाकी जो जीएस के पिछले 3 पेपर थे उनका सिलेबस बहुत बड़ा है चूँकि, तो इसलिए लोग उतना कवर उसको कर नहीं पाते, ठीक है ना। इसमें अच्छा खासा धूम मचाते सभी लोग। तो ये हिंदी माध्यम के टॉपर्स का स्कोर था पिछले सालों का। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस पेपर का सिलेबस, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 का, जिसका नाम है प्रश्न पत्र का नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। ये पेपर का नाम है, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें तथा मामला आधारित अध्ययन। जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको फिर से बता दूं, ये सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दिया है, ठीक है। सिलेबस सेम वही है सब कुछ, लेकिन ये सिलेबस मैंने अपने हाथ से टाइप किया है। क्यों टाइप किया है, क्या ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत पड़ गई कि सबसे पहली बात तो इसमें आप 2 चीज़ें देख रहे होगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेबस मैंने एक ही जगह ला के रख दिए हैं, बिल्कुल ज्यों के त्यों शब्दों में, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है मैंने ब्रैकेट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया मैंने। फिर दूसरी बात कि ये जो हेडिंग आप देख रहे हो ना 4.1 नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, ये हेडिंग वास्तव में यूपीएससी ने अलग से नहीं दी है, कहीं दी है कहीं नहीं दी है, लेकिन मैंने इस तरीके से चैप्टर में उसको अलग अलग करके तोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 7 चैप्टर बने हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखने वाले। तो सबसे पहले हम इसी पहले वाले चैप्टर को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा पूरा पेपर है ये 4-5 प्रकार के सब्जेक्ट से मिलके बना है, बेसिकली 4, जिसमें सबसे पहला तो ये समाजशास्त्र हो जाता है, ठीक है, जैसे ये सोशियोलॉजी है। इसके बाद दूसरा आपको मिलेगा मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान पे आधारित भी कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद तीसरा मिलेगा आपको दर्शन शास्त्र, ठीक है, फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं। और फिर मिलेगा आपको लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं जिनके छोटे छोटे टॉपिक, कहीं कहीं के कुछ टॉपिक उठा लिए गए हैं जिसकी ज़रूरत सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में होती है, ठीक है। मतलब एक सिविल सेवक में किन किन बातों का, किन किन गुणों का होना जरूरी है, उस पर आधारित जो सिलेबस है वो इसमें शामिल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि पूरा समाजशास्त्र पढ़ना है आपको, कि पूरा लोक प्रशासन पढ़ना है, या पूरा दर्शन शास्त्र पढ़ना है, या पूरा मनोविज्ञान पढ़ना है, ऐसा नहीं है। उसके सिर्फ कुछ काम की बातें, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। तो नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, ठीक है। सार तत्व मतलब क्या गलत है क्या सही है, बस बात खत्म। वो नीति शास्त्र का पूरा सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है। इसके निर्धारक मतलब कौन सी चीज़ ये निर्धारित करती है कि ये सही होगा ये गलत होगा, और इसके परिणाम, इसके रिजल्ट। नीति शास्त्र के आयाम मतलब किन किन चीज़ों को देखा जाता है जब हम किसी चीज़ को सही या गलत बोलते हैं, ठीक है। तो निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, सो ये हमारा इसका पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था। इसके बाद उसी में अभी भी मानवीय सहसंबंध वाला है मानवीय मूल्य।
मूल्य या वैल्यूज़ किसे कहते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, समाज में किन चीज़ों को अच्छा माना जाता है, उनको सामाजिक मूल्य कहते हैं और उन्हीं को हम मानवीय मूल्य भी कह सकते हैं। तो मानवीय मूल्यों के संदर्भ में जो हमारे महान नेता हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, महान नेता जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, और कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप ले लो, बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। भीमराव अंबेडकर जी हो गए। उसके बाद समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए और स्वामी विवेकानंद जी हो गए। इस तरीके से समाज सुधारक हो गए। कुछ प्रशासक भी रहे हैं, तो उनके जीवन से तथा उनके उपदेशों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो इस टॉपिक में शामिल है। मूल्य विकसित करने में परिवार की, समाज की और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, मतलब मूल्य या वैल्यूज़ के बारे में हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। तो ये समाजशास्त्र का हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम मनोविज्ञान के हिस्से की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक शामिल है वो है अभिवृत्ति। इसको हम कहते हैं एटीट्यूड, ठीक है। इसको एक दूसरा शब्द और आप समझ सकते हो, रवैया, ठीक है। किसी चीज़ के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक, हम किसी विषय के बारे में, किसी चीज़ के बारे में किस तरीके की धारणा रखते हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारी अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति की विषय वस्तु क्या होती है, मतलब अभिवृत्ति कहाँ से आती है, क्यों हम किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो वो उसका कंटेंट हो जाएगा। अभिवृत्ति की संरचना तथा कार्य। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है विचार। यहाँ पे थोड़ा समझना, जहाँ मैंने कॉमा लगाया है वो समझना एक ही टॉपिक के अंतर्गत है। फिर जहाँ पे अर्धविराम लगाया सेमीकोलन, वहाँ पे समझना आप टॉपिक बदल रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद है विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, किसका प्रभाव, अभिवृत्ति का प्रभाव, ठीक है। तो उसका प्रभाव और संबंध। नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड। इसके बाद सामाजिक प्रभाव तथा अनुनयन। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कुछ बोलते हैं या जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं या बहुत बड़ा जनसमूह उनको फॉलो करता है, तो जब भी वो कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो समाज पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी को हम कहते हैं सामाजिक प्रभाव। इसके बाद अनुनयन किसको कहते हैं, अनुनयन मतलब होता है किसी को मनाना या रिझाना या किसी को अपने पक्ष में करना, ठीक है, उसको अनुनयन या परसुएशन कहते हैं। सो ये हो गया हमारा अभिवृत्ति वाला चैप्टर। इसके बाद है अभिरुचि। अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, ये हमारा टॉपिक है। किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिविल सेवा के लिए, जिसकी हम परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए एप्टीट्यूड या अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, या जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये क्या होते हैं उनको यहाँ पे समझना है इस टॉपिक के अंतर्गत। अभिरुचि क्या होती है, किसी व्यक्ति के अंदर कई बार जन्म से या किसी अन्य कारण से किसी विशेष क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा करने की क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं उस व्यक्ति की अभिरुचि, ठीक है। इसके बाद बुनियादी मूल्य या बेसिक जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, इसमें सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित होना, निष्पक्ष होना, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समर्पण का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता, करुणा या संवेदना। सहिष्णुता क्या होता है, सहन करने की क्षमता को सहिष्णुता कहते हैं, ठीक है। समानुभूति क्या होती है, समानुभूति को आप यदि संधि विग्रह करोगे तो सम अनुभूति, समान अनुभूति, मतलब जो आप फील कर रहे हो सेम वही मैं फील कर रहा हूँ, दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी इस चैप्टर के या इस टॉपिक के अंतर्गत, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य के अंतर्गत। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी भी ये मनोविज्ञान का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है भावनात्मक समझ, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको हम कई लोग EQ भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो IQ जैसे होता है वैसे EQ भी बोला जाता है, जिसके अंदर भावनात्मक समझ का लेवल बहुत ऊंचा है, उसका EQ बोला जाता है बहुत हाई है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि भावनात्मक समझ क्या होती है। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद प्रशासन और शासन व्यवस्था में
उसके उपयोग और अनुप्रयोग। कहने का मतलब हम भावनात्मक समझ या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कायदे से ये सिलेबस में समझ लिखा है, ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हम अर्थ समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, लेकिन प्रशासन में और शासन व्यवस्था में उसका उपयोग कैसे करेंगे ये भी यहाँ पे हमें जानना है और समझना है, ठीक है। कुल मिला के सार रूप में यदि मैं कहूँ कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। अब यहाँ पे भावनाओं के साथ खेलने का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए यदि किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेलते हैं तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और ये एथिक्स वही तो है कि क्या सही है क्या गलत है। पूछा भी था मैंने अभी शुरू में आपसे वो पहेली, ध्यान रखना पहेली का उत्तर देना है सबको। इसके बाद फिर टॉपिक थोड़ा चेंज होता है, मतलब विषय चेंज होता है और आता है भारत तथा विश्व के दार्शनिक। दार्शनिक जानते हो किसको कहते हैं? दार्शनिक मतलब जो कुछ बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत जिनके आते हैं, जैसे कि चाणक्य हो गए, जैसे कि मार्क्स हो गए, जैसे कि अरस्तु हो गए, जैसे कि और क्या हो सकता है, जैसे शंकराचार्य जी हो गए। तो ये ऐसे लोग दार्शनिक लोग कहलाते हैं जो चिंतन करते हैं बहुत, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं फिलोसोफर्स या दार्शनिक। सो यहाँ पे टॉपिक कहता है हमारा कि भारत तथा विश्व के जो नैतिक विचारक रहे हैं, थिंकर्स जिनको हम कहते हैं, थिंकर्स और फिलोसोफर्स, उनका योगदान, ठीक। सो ये भारत के भी होंगे और विश्व के भी होंगे, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके विचारों को पढ़ना है, जानना है कि वो किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी क्या विचार रखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है यहाँ से। टॉपिक का नाम है लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, ठीक है। लोक सेवा या सिविल सेवा एक ही बात होती है। सो यहाँ पे टॉपिक हमारा कहता है लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। सिविल सेवा मूल्य क्या होते हैं ये बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी वो पढ़े थे सत्यनिष्ठा और पक्षपात रहित होना, भेदभाव रहित होना, करुणा, संवेदना, समानुभूति इत्यादि, ये बिल्कुल आपको ना रटे हुए होने चाहिए। रटने से मतलब दिमाग में अच्छे से समझे हुए और बैठे हुए होने चाहिए। इसके बाद है ये सिविल सेवा मूल्य के बाद नीति शास्त्र। तो ये टॉपिक का नाम है। टॉपिक कहता है कि इनकी स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित बहुत सारी केस स्टडीज बनती हैं। तो नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, दुविधाएं मतलब डायलेमास, ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं, करूं तो क्या करूं, ना करूं तो क्या ना करूं इत्यादि। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सिलेबस की, नैतिक मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त होता है हमें, तो उसके 4 स्रोत बताए गए हमारे सिलेबस में। एक तो विधि मतलब कानून, दूसरा नियम मतलब रूल, तीसरा विनियम मतलब रेगुलेशन, तथा चौथा अंतर आत्मा, ठीक है। ये 4 प्रकार के स्रोत हैं जो जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं कि यार कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, तो हमें इन 4 स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है अपना डिसीजन लेने के लिए। तो एक टॉपिक ये था हमारा। इसके बाद इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी लोक प्रशासन का ही सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। इसमें है जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी तथा नैतिक शासन व्यवस्था, एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। कुल मिला के हम अच्छाई को शासन व्यवस्था में कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे करना है। फिर यहाँ देखो सेमीकोलन लगा हुआ है, मतलब विषय बदल रहा है, अब यह टॉपिक बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और निधि व्यवस्था। निधि व्यवस्था क्या होती है? निधि माने होता है फंड, ठीक है, पैसा। तो पैसे वाली व्यवस्था में या निधि व्यवस्था, वित्त व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, और पैसे के मामले में नैतिक मुद्दे में सबसे पहले क्या आएगा? भ्रष्टाचार ही आएगा, तो वो यहाँ पे शामिल रहेगा। सहकारी शासन व्यवस्था या कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले तो किसे सहकारी शासन व्यवस्था कहते हैं। सबसे पहले तो शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, फिर सहकारी शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, नैतिकता किसे कहते हैं, फिर निधि व्यवस्था क्या होती है, जवाबदेही किसको कहते हैं, नैतिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर आप आगे का कुछ कर सकते हो।
अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी। ये भी अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही चैप्टर है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी या शुचिता, असल में ये ईमानदारी ऑनेस्टी नहीं है, वो अलग से है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है शुचिता, मतलब साफ सफाई से काम करना, कुछ गोलमाल नहीं करना, उसको हम कहते हैं शुचिता। ठीक है, इसको प्रोबिटी कहते हैं इंग्लिश में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। लोक सेवा की अवधारणा, कहने का मतलब लोक सेवा क्या होती है, वो शासन व्यवस्था और ईमानदारी का नैतिक आधार, यानी शासन व्यवस्था का और उसमें ईमानदारी का नैतिक आधार क्या होना चाहिए वो भी हमें समझना है। मतलब हम किस आधार पर डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ सही है या गलत है। तो बेसिक आधार तो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद फिर हमारे अभी 4 पढ़े थे, विधि, नियम, विनियमन और अंतरात्मा। तो वो नैतिक आधार हमें कुल मिला के ये देखना पड़ता है कि हम किस चीज़ के आधार पे ये कहेंगे कि कोई चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ किसी की नज़र में सही हो सकती है तो वो उसी चीज़ को दूसरा व्यक्ति गलत भी कह सकता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नैतिक आधार। इसके बाद है सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। सरकार में सूचनाएं किस तरीके से इधर उधर होती हैं, जैसे सरकार के पास कई बार बहुत सारे आंकड़े जाते हैं कि भाई इतने लोग गरीब हैं या इतने लोग बेरोजगार हैं, फिर कुछ समय बाद आंकड़े जाते हैं कि इतनी गरीबी कम हो गई या बढ़ गई, या फिर इतनी बेरोजगारी कम हो गई या बढ़ गई। ठीक है, ये सूचनाएं आती जाती कैसे हैं सरकार के अंदर, उसको समझना है। फिर उन सूचनाओं में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही या फिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उसको समाज के सामने रखना कि ये हमने कैसे किया, यानी पारदर्शिता रखना, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो पारदर्शिता उसको कहते हैं कि सारी चीज़ लोगों को भी पता है कि अच्छा ऐसा ऐसा करके आपने किया है, ठीक है हम समझ गए, आप एकदम फेयर हैं, उसको हम पारदर्शिता कहेंगे। सूचना का अधिकार, और ये पारदर्शिता के अंतर्गत ही आता है। जैसे किसी व्यक्ति को जानना है कि आपने इसमें कितना पैसा लगाया, कैसे कैसे लगाया, ये हमें जानना है, तो वो सूचना का अधिकार के अंतर्गत हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इन सब व्यवस्था को मिला के कहा जाता है पारदर्शिता, जिसमें आर पार देखे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आचार संहिता तथा आचरण संहिता। देखो बहुत बारीक अंतर है इसमें। ठीक है, आचार संहिता मतलब कोड्स ऑफ एथिक्स, यानी क्या सही है क्या गलत है। आचरण संहिता का मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको कहते हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट। फिर नागरिक घोषणा पत्र। नागरिक घोषणा पत्र का मतलब है कि कोई कंपनी है या कोई संस्थान है, वो नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं देना चाहता है और वो सुविधाएं कैसे देगा, नागरिकों को कैसे उनका लाभ मिलेगा, वो सारी चीज़ें एक फाइल में या एक डॉक्यूमेंट में बना के नागरिकों को दे दिया जाता है या वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है कि भाई आप देख लो, हम ये सुविधाएं देते हैं, यदि आपको इन सुविधाओं में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं नागरिक घोषणा पत्र। कार्य संस्कृति, यानी कार्य करने के जो तौर तरीके होते हैं उनको देखना। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता यानी क्वालिटी। लोक निधि का उपयोग। लोक निधि किसे कहते हैं, लोक निधि माने पब्लिक का पैसा, समाज का पैसा जो टैक्स वगैरह से आता है। ठीक है, तो लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियां। अब इसका तो कुछ बुलवाओ ही मत मुझसे, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। ठीक है, वो आप जब केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ समझ आएगा। सो ये हो गया आपका मूल सिलेबस या मुख्य सिलेबस, जिसमें आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आ गई। अब ये जितना सिलेबस हमने पढ़ा है, देखो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करी है नीचे, तो ये जितना सिलेबस आपने पढ़ा है उस पूरे सिलेबस पे आधारित आपको कुछ केस स्टडीज़ दी जाएंगी। वो एक, जैसे मैंने अभी आपको एक पहेली बताई थी, वो तो आपको वहाँ पे बताने क्या सही है क्या गलत है, इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं, आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं इत्यादि। अभी जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो समझ लेंगे। तो चूंकि आज हम लोग क्वेश्चन पेपर को ही देखने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने अलग से क्वेश्चंस को नहीं लिखा है, सीधा हम लोग आज जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसके साथ डील करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर ऐसा दिखता है, ओरिजिनल पेपर मैंने लगा के रखा है। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा निर्धारित समयावधि 3 घंटे और अधिकतम अंक 250। ठीक है ना, ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि निर्धारित समय 3 घंटे, अधिकतम 250 अंक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो निर्देश लिखे हैं, सबसे पहले ये लिखा है कि इसमें 12 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित है। मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
और प्रत्येक भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ अब सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं खंड ए, और मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा, जो इम्पोर्टेंट सा लगेगा मुझे उसको मैं देख लूंगा और आपको पढ़ के बता दूंगा, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कुल मिला के एक कथन आपको दिया गया है और उस कथन में बोला गया कि AI एक बहस का मुद्दा है। आप ये बताओ कि नैतिकता के हिसाब से ये AI सही है कि गलत है, इसका उपयोग कहाँ किस हद तक हम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और ये क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का भी फर्स्ट, ठीक है। और ये आपको 150 शब्दों में आंसर करना है, 10 अंकों का है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं। मतलब नैतिकता एक चीज से डिसाइड नहीं होती, बहुत सारी चीजों से डिसाइड होती है, जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण हैं। ये जो आयाम है, ठीक है। मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले, अब देखो मानवीय व्यवहार हमने पढ़ा था अभी सिलेबस में, मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। अभी आपको बहुत सारे शब्दों के फंडामेंटल मीनिंग्स नहीं पता, तो मैं इस क्वेश्चन में डिटेल से जा नहीं रहा हूँ। जब आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी कि नैतिकता किसे कहते हैं, फिर जिम्मेदारियां क्या होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। बस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए डिटेल से ये समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। 150 शब्दों में आपको उत्तर देना, ये भी 10 अंकों का है। अभी ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन मिला के हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था ना पहले सेक्शन में 6 हैं टोटल, तो ऐसा करके ये पहला हुआ। अब दूसरे वाले को आप देख सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा सा दिख रहा है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। वर्तमान संदर्भ में, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में, विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं। मतलब नैतिक विचार सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ताकतवर देश हैं उनके हिसाब से नैतिकता क्या है। कुल मिला के उनके हिसाब से सही और गलत की परिभाषा क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये सभी 10 नंबर के हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे देखो क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम है। देखो कितना बड़ा भयंकर सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हम जो विकास के नाम पे जितना ये सब मचाए हुए हैं ना, पूरा रायता फैला के रखा है, वो हमारे लालच का परिणाम है। और हम कहते हैं कि नहीं अरे ये तो विकास की प्रक्रिया है, ये सब कुछ है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि हम विकास के नाम पर हमारे लालच को पूरा कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। और जिसमें जो जीवों की विलुप्ति हो रही है वो ये संकेत कर रहा है कि बस पृथ्वी पर जीवन है वो समाप्त होने के कगार पर है, या कगार पर ना कहें कि उसकी ओर अग्रसर है। ठीक है, जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे? किसे कैसे समाप्त करेंगे आप? ग्लोबल वार्मिंग को या जलवायु परिवर्तन को? नहीं, विकास के नाम पर जो ये लालच वाला जो सभी लोगों का एक स्वभाव बन गया है ना, उसे आप कैसे समाप्त करेंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इसके बाद फिर एक टॉपिक हमारा था दार्शनिकों वाला, विचारकों वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हमारा 3 स्टेटमेंट देता है अलग अलग विचारकों के,
और फिर इसमें कहता है कि प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है, मतलब आपको क्या समझ में आता है जो इसमें बोला गया है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन दिया है यहाँ पे, दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरों जैसा मत बनो। कहने का मतलब है यदि आपको कोई चीज़ किसी व्यक्ति में अच्छी दिखती है, ठीक है, आप उसको सीख लो, आत्मसात कर लो, अपने अंदर उसको ले लो, लेकिन उसके जैसे एक्टिंग मत करो कि वो जैसा कर रहा है आप भी वैसे ही कर रहे हो। इससे क्या होता है, अब वो क्या सोच के कर रहा है वो हमें नहीं पता, हमें जो उसका बाहर बाहर का दिख रहा है वो सब हम अपनाने लगते हैं। तो विवेकानंद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं करना है, दूसरे जैसा मत बनो। हाँ, उसमें जो आपको दिख रहा है उसको अपने भीतर आत्मसात करो, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आप समझ लेना, 150 शब्दों में आंसर करना है, 10 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद है फिर शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं। अब जिसके पास ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, उस पर कोई विश्वास करे भी तो क्या फ़ायदा। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए दोनों बातों का होना जरूरी है, विश्वास भी हो और शक्ति भी हो, ठीक है। ये सरदार पटेल ने कहा था और ये बहुत सम्मानीय नाम है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया जैसे इसमें लिखा था, मैंने पढ़ दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका ये स्टेटमेंट है और आपको इससे क्या समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में भी पता होगा तब आप इसका अर्थ निकाल पाओगे। इसके बाद फिर है, कानून के अनुसार यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। समझना अच्छे से, कानून के अनुसार और दूसरा कह रहा है नीति शास्त्र के अनुसार। तो कानून के अनुसार यदि मनुष्य दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है, मतलब गलत है। लेकिन नीति शास्त्र के अनुसार यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो भी दोषी हो जाता है। कहने का मतलब कानून के हिसाब से जब आप कोई गलत काम करोगे तब आप दोषी माने जाओगे, लेकिन नीति शास्त्र के हिसाब से यदि आप गलत करने के बारे में सोच रहे हो ना तो भी आप दोषी माने जाओगे। ये इमैनुअल कांट ने कहा है। अब आपको पता है कि हमने दोनों प्रकार के दार्शनिक हमें पढ़ने हैं, भारत वाले भी पढ़ने हैं और विदेशी भी पढ़ने हैं। तो ठीक है, फिर ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था और आगे और भी क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मैं एक और पढ़ दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला, इसके बाद फिर केस स्टडीज़ पे चलेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन पेपर और पूरे उस क्वेश्चन को पढ़ के देखना। फिर यदि कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो फिर वापस से आना वीडियो पे, कमेंट करना और फिर मुझे बताना, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन 4th का ए, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। मतलब कौन सी चीज़ न्यायपूर्ण है, कौन सी चीज़ अन्यायपूर्ण है, ये प्रसंग के ऊपर डिपेंड करती है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। 1 साल पहले जो न्यायपूर्ण था आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। वही बात है कि चोरी करना कभी गलत हो सकता है, कभी सही हो सकता है, ठीक है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। कहने का मतलब न्याय की हत्या ना हो पाए, किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, इसलिए हमें बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि कोई चीज़ सही है कि गलत है, ठीक है। तो उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। आपको उदाहरण दे के परीक्षण करना है। और मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, वो उदाहरण आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो, ठीक है। ये भी 150 शब्दों में आपको डील करना है 10 अंकों के लिए। अब मैं इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ता हूँ, अब सीधे अपन चलते हैं सेक्शन बी पे। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यदि आप ईमानदार हैं तो पेपर को डाउनलोड भी करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी क्वेश्चंस को। ये 5वां क्वेश्चन निकल गया और ये निकल गया 6वां, सभी 10-10 अंकों के, ठीक है। 150 शब्दों में आंसर करना है। इसके बाद ये रहा हमारा सेक्शन बी, और सेक्शन बी में टोटल 6 केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज़ मतलब आपको कुछ एक केस दिया जाएगा, उसको आप स्टडी करना है और फिर उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये पहली केस स्टडी है। वैसे मैं इसको पढ़ चुका हूँ तो मैं इसका सार बता दे रहा हूँ आपके लिए, वैसे ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप एक बड़ी सी कंपनी के CEO हैं और आपकी कंपनी में AI का यूज़ होता है और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। इसके कारण आपके सामने कुछ पर्यावरणीय मुद्दे भी आ गए हैं। तो उन पर्यावरणीय मुद्दों से आपको कैसे निपटना है, आपकी कंपनी क्या क्या कर सकती है, बाकी लोग आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको
ये केस स्टडी है, आप इसको पढ़ के देख लेना। मुझे बहुत वैसी नहीं लगी कि वीडियो में मैं इसका उल्लेख करूं। एक केस स्टडी ये है क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस मैं सार आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं और डीजी के तौर पे एक राज्य में उनकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम है रमन। ठीक है, उस राज्य में क्या है कि कुछ बेरोजगार जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब चूंकि बेरोजगार हैं तो काम कुछ उनके पास है नहीं, तो बैठ के बस इंस्टा वगैरह चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया एक आतंकी संगठन ने। वो क्या कर रहा है कि एक पूरा अभियान चला रहा है इनकी भर्ती के लिए और अपने संगठन में शामिल करने के लिए, और विशेष रूप से वो एक विशिष्ट समुदाय को ही शामिल कर रहा है। ठीक है, कि इन समुदाय के लोगों को आतंकी संगठन से जोड़ना है, और इसके लिए पूरा उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। तो इससे संबंधित आपके पास कुछ मुद्दे आएंगे जिनसे आपको निपटना है। यहाँ पे वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये केस स्टडी है और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए रमन के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। अब ये केस स्टडी मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि इसी से मिलती जुलती एक दूसरी केस स्टडी हमारे पास है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सेक्शन बी में जितने भी केस स्टडीज़ हैं सबको आपको 250 शब्दों में डील करना है। ठीक है, और आपको मिलेंगे 20 अंक। ठीक है, ऑब्वियसली 20 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 20 अंकों का वो है मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब जिस केस स्टडी को हम एक एक लाइन से पढ़ेंगे वो है हमारी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 9 में। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की बहुआयामी रणनीति के चलते देश के प्रभावित राज्यों में नक्सली समस्या का काफ़ी हद तक निराकरण हुआ है। नक्सली समस्या, नक्सलवाद, नक्सली समझते हो आप लोग? अगर नहीं समझते हो तो थोड़ा सा समझ लेना कि ऐसे लोग हैं जो सरकार के प्रति विद्रोह करते हैं हमारे ही देश के नागरिक, लेकिन वो सरकार की नीतियों से या किसी भी कारण से असंतुष्ट हैं या फिर उनको भड़का दिया गया है, जो भी है विदेशी ताकतों के द्वारा, तो वो सरकार के विरुद्ध एक मोर्चा खोले हुए हैं। ठीक है, उनको नक्सली कहते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन ने हमें बताया है कि बहुत हद तक तो इसका समस्या का काफ़ी निराकरण हुआ है। ठीक है, हालांकि कुछ राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहां नक्सली समस्या अभी भी मुख्य रूप से विदेशी देशों की दखलंदाजी के कारण वो अभी भी बनी हुई है समस्या। ठीक है, रोहित नाम याद रखो। रोहित पिछले 1 साल से किसी जिले में एसपी के पद पर तैनात हैं स्पेशल ऑपरेशन के लिए, जो अभी भी नक्सली समस्या से प्रभावित है। मतलब ऐसे जिले में उनका पदस्थापना की गई है जहां पे नक्सलवाद की समस्या है। जिला प्रशासन ने लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों में कई विकासमूलक कार्य अपनाए हैं। मतलब बहुत सारे विकास के काम किए। पिछले कुछ समय से रोहित ने नक्सली कैडर की गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट खुफिया नेटवर्क स्थापित किया। मतलब रोहित ने अपनी तरफ से, चूंकि एसपी हैं वो उस जिले के, तो उसने अपने क्षेत्र में एक विशेष खुफिया नेटवर्क स्थापित किया है ताकि उसको कुछ भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं नक्सलवाद से संबंधित, उसको पता चले। ठीक है, जनता में विश्वास जगाने और नक्सलियों पर नैतिक प्रभुत्व जताने के लिए पुलिस द्वारा कई जगह घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मतलब घेराबंदी भी करी जा रही है और तलाशी भी की जा रही है। इसके बाद रोहित स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अपने खुफिया सूत्र के माध्यम से संदेश मिला कि लगभग 10 कट्टर नक्सली अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक विशेष गांव में छुपे हुए हैं। बिना कोई समय गंवाए रोहित ने अपनी टीम के साथ उस खास गांव में पहुंचकर पूर्ण सुरक्षा का घेरा बनाया, व्यवस्थित तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान उनकी टीम सभी नक्सलियों पर स्वचालित हथियारों के साथ काबू पाने में कामयाब रही। ठीक है, हथियारों के साथ उन पे काबू पा लिया गया। हालांकि इसी बीच, अब यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसी बीच 500 से अधिक आदिवासी महिलाओं ने गांव को घेर लिया। पहले नक्सलियों को पुलिस ने घेरा, फिर पुलिस को और पूरे गांव को 500 आदिवासी महिलाओं ने घेर लिया।
और लक्ष्य की ओर मार्च करना शुरू कर दिया, मतलब चलना शुरू कर दिया वो टारगेट पुलिस की तरफ। वे चिल्ला रही थीं और उपद्रवियों की तत्काल रिहाई की मांग कर रही थी। मतलब वो कह रही थी कि जिन नक्सलियों को आपने पकड़ा है ना, उनको छोड़ो तुरंत, क्योंकि वे उनके संरक्षक हैं और उद्धारक हैं। जमीनी हालात बहुत गंभीर होते जा रहे थे, क्योंकि आदिवासी महिलाएं अत्यंत उत्तेजित और आक्रामक थीं। रोहित ने अपने उच्च अधिकारी यानी राज्य के आईजी को रेडियो सेट या मोबाइल फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोर कनेक्टिविटी के कारण वे वैसा कर पाने में असमर्थ रहे। कुल मिला के जो ऊपर के अधिकारी थे उनसे रोहित का संपर्क नहीं हो पा रहा था। रोहित की बड़ी दुविधा थी कि पकड़े गए नक्सलियों में 2 न केवल ऊंची कोटि के कट्टर उग्रपंथी थे, बल्कि उनके सिर पर 10 लाख रुपयों का इनाम भी था, और साथ ही वे हाल ही में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर जो हमले किए गए थे उन हमलों में भी शामिल थे। मतलब वो जो 10 नक्सली अभी पकड़े हैं ना रोहित की टीम ने, उसमें 2 लोग ऐसे भी शामिल हैं जो बहुत ही खतरनाक टाइप के व्यक्ति हैं। अब रोहित के सामने ये समस्या थी कि बड़ी मुश्किल से तो इनको पकड़ा है और ये महिलाएं आ रही हैं और बोल रही हैं कि उनको छोड़ो, सभी को छोड़ो। हालांकि अगर नक्सलियों को नहीं छोड़ा गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। यह इसलिए कि आदिवासी महिलाएं आक्रामक रूप से उनकी ओर बढ़ रही थीं। उस स्थिति में हालात को नियंत्रित करने के लिए रोहित को गोलाबारी करने का सहारा लेना पड़ सकता था, जिससे नागरिकों की बेशकीमती जान जा सकती है एवं स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ठीक है, केस समझ में आया आपको? नक्सलवाद की समस्या है। रोहित की नियुक्ति एक ऐसे जिले में है जहां पर यह समस्या देखने को मिल रही है। रोहित की टीम ने एक तलाशी अभियान चलाया और एक गांव में 10 नक्सलियों को पकड़ लिया, लेकिन उस गांव की करीब 500 महिलाएं उन नक्सलियों को छुड़वाने के लिए गांव की ओर आगे बढ़ने लगती हैं, विशेष रूप से उस टारगेट की ओर जहां पे वो पुलिस वाले उनको पकड़े हुए हैं। अब रोहित के सामने ये चुनौती है कि वो इस समस्या से कैसे निपटे। ऊपर के अधिकारियों से संपर्क हो नहीं पा रहा, तो अब रोहित इस टाइम पे क्या करेगा, ये आपके सामने रहे क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, आप ध्यान रखना इनको एक ही हिस्सा मानो आप क्वेश्चन का, इन सबको मिला के 250 शब्दों में उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि एक एक का 250 में देना। ठीक है, इस स्थिति से निपटने के लिए रोहित के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? पहले तो आपको वो 3-4 विकल्प जो भी उपलब्ध हैं वो आपको गिनाना है। रोहित को किन किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? देखो नैतिक दुविधा अभी सिलेबस में पढ़ा था हमने, तो क्या क्या उसके पास नैतिक दुविधाएं, या तो लोगों की जान लेना है या फिर इनको छोड़ देना है। अगर इनको छोड़ते हैं तो वो फिर आगे किसी दूसरे की जान लेंगे। मतलब समस्याएं रोहित के पास हैं, वो आपको बताना है। आपके अनुसार रोहित के लिए कौन सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा? देखो एक बात मेरी याद रखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अभी एथिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ। कभी भी जब धर्म संकट की स्थिति होती है, धर्म संकट किसे कहते हैं? जब हमारे पास कोई 2 काम होते हैं जहां पर हमारा धर्म संकट में होता है। अब हम इसको बचाएं या इसको बचाएं, दोनों को बचाना जरूरी है। तो उस टाइम पे जो डिसीजन लिया जाता है वो इस आधार पे लिया जाता है कि कहाँ पे नुकसान कम हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमें पता है कि यहाँ स्थिति थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ है, तो इस थोड़ी वाली स्थिति को हम बलि चढ़ा सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं और बड़ी स्थिति की तरफ हम अपना फोकस कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, अगर दोनों केस बराबर के महत्वपूर्ण हैं तो उस टाइम पे आप जहां पर उपलब्ध हैं उस समय आपके सामने जो समस्या है पहले आप उससे निपटोगे, दूर की समस्या से आप नहीं निपटोगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर की इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके सामने ये भी उतनी ही जरूरी है, तो इसलिए आप इसको छोड़ के नहीं भाग सकते। तो 2 बातें कौन कौन सी ध्यान रखना है आपको? एक तो ये कि जब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों तो उसमें से आपको ये देखना है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी है, आपको उसके तरफ भागना है। और मान लो यदि दोनों चीज़ें बराबर की इम्पॉर्टेंट हैं तो फिर आपको उस चीज़ को देखना है जो आपके सामने तत्काल है। इसको छोड़ के आप दूसरी जगह फिर उस टाइम पे नहीं भागना है। ठीक है, ये पूरी एथिक्स में आप इस मेरे सिद्धांत को याद रखना। पूरे पेपर में, पूरी केस स्टडीज़ में आप गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? हाँ,
सो ये एक केस स्टडी थी जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। अब आगे की जो केस स्टडीज़ हैं उनको आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे स्नेहा और मेडिकल वाला होगा कुछ। स्नेहा एक हॉस्पिटल में प्रबंधक हैं और उनको हॉस्पिटल का कुछ पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों से बोलियां आमंत्रित की हैं और उन बोलियों में उनका एक भाई भी है जो उस समय घाटे में चल रहा है। तो अब स्नेहा के पास एक विकल्प ये है कि वो चाहें तो वो अपने भाई का कॉन्ट्रैक्ट पास कर दें ताकि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और भाई का भी भला हो जाए। तो ऐसा वो कर सकती हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके सामने है। स्नेहा को क्या करना चाहिए, वो जो करना चाहती है उसे कैसे उचित सिद्ध करेगी, और इस मामले में चिकित्सा नैतिकता कैसे निहित व्यक्तिगत हित से युक्त है। कहने का मतलब चिकित्सा नैतिकता व्यक्तिगत हित के अंतर्गत आ गई है, ये आपको बताना है कि वो कैसे हुआ। ठीक है, ये भी आपको 250 शब्दों में आंसर करना है। असल में इनको आप 3 क्वेश्चन मत मानो, एक ही क्वेश्चन के 3 पहलू मानो। ठीक है, इनको आपको आंसर करना है, ABC डाल के ही आंसर करना है, लेकिन उसको एक ही क्वेश्चन मान के करना है। ठीक है, इसके बाद अगली केस स्टडी होगी एक व्यक्ति हैं जिला मजिस्ट्रेट, और वहाँ जहाँ पे उनकी नियुक्ति है वहाँ पे चूँकि भीषण गर्मी पड़ी और पानी की बहुत कमी है, समस्या है। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो किसान खेतों में सिंचाई कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि तुम सिंचाई मत करो या कम पानी उपयोग करो, और जो बड़े कॉरपोरेट या औद्योगिक व्यक्ति हैं उनकी क्रियाएं बिल्कुल बिना बाधा के चल रही हैं। तो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आप अमीर लोगों से आपने पैसे खाए हैं, उद्योगपतियों से, तो आप उनको मना नहीं कर रहे हो कि वो पानी कितना बर्बाद कर रहे हैं, और हम किसानों को आप बोल रहे हो कि हम सिंचाई ना करें, या अन्य और दूसरी चीज़ें हैं। जब आप इसको पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इसके क्वेश्चन भी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, 3 क्वेश्चन हैं। एक, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए कि कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं कलेक्टर के पास। फिर जो हितधारक यानी स्टेक होल्डर, जैसे कि वो उद्योगपति हो गए या किसान हो गए, तो उनके परस्पर अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए कौन सी उचित कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं वो आपको बताना है। फिर जिला कलेक्टर के लिए संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएं क्या हैं। ये नैतिक दुविधा शब्द तो आपको हर जगह ऑलमोस्ट पढ़ने को मिलेगा, तो आपको आपने रूटीन में भी नैतिक दुविधा को देखना है। ठीक है, अभी अप्रोच में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ये भी आपको 250 शब्दों में आंसर करना है। इसके बाद फिर लास्ट यानी 12वें क्वेश्चन की केस स्टडी होगी। श्रीनिवासन जी हैं, एक साइंटिस्ट हैं और एक दवाई बना रहे हैं वो लोग एक विषाणु से बचने के लिए, और उसमें चूंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कंपनी वाले उन पर प्रेशर डाल रहे कि आप थोड़ा शॉर्टकट वगैरह अपना लो, ये हमें मार्केट में जल्दी से चाहिए ये दवाई, और उसके लिए आप क्वालिटी पे समझौता करो या कुछ और। तो यहाँ पे श्रीनिवासन के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं वो पूछा गया है, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। और इसमें नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में अपने विकल्पों और परिणामों का परीक्षण कीजिए। फिर ऐसे परिदृश्य में डेटा नैतिकता और औषधि नैतिकता किस प्रकार बड़े पैमाने पर मानवता को बचा सकती है, इन पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे, बहुत ईजी है, तो आपको समझ आ जाएगा। बस यही है कि आप सही से डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, ये असली परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, इसको भी 250 शब्दों में आंसर करना है और 20 अंकों का है। सो ये हमारा पूरा पेपर था। चूँकि पेपर पूरा लेंथी था तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा हो। तो अब हम बात करते हैं कि इस पेपर के लिए जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम किस नज़र से देखेंगे चीज़ों को, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो जो हर पेपर में मैं बताता हूँ, और ये लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना है। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न पत्र की जितनी भी विषय वस्तु है, पूरा सिलेबस है, इसको आपको क्या करना है कि जीएस के जो अन्य पेपर हैं उसके प्रत्येक विषय से जोड़ते हुए समझना है। अभी आया था ना, एक जगह अंतर्राष्ट्रीय संबंध था, फिर लोक प्रशासन आ गया था, समाज भी आ गया था थोड़ा सा, और अन्य दूसरी चीज़ें भी, पर्यावरण का मुद्दा आ गया था। तो आपको सभी विषयों से जोड़ के पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, तो पहली अप्रोच ये, और दूसरा, प्रत्येक मुद्दे के संबंध में आपको ये देखना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नीति है, क्या अनीति है, कहाँ न्याय अन्याय है।
धर्म अधर्म क्या है, सभी पहलुओं को देखते हुए आपको चलना है। कोई भी आप मुद्दा पढ़ो उसमें आपको ये हमेशा देखना है ये कहीं से गलत तो नहीं हो रहा, कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं अनीति तो नहीं हो रही, या फिर हो रही है तो उसके लिए क्या सुधार होना चाहिए, ये सब कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए। मतलब इधर आपको रटना कम है और अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाना है, ठीक है। इसके बाद फिर अपने आसपास के माहौल में भी, आसपास का माहौल जहां आप जिस नगर में या जिस गांव में आप रह रहे हो उस माहौल में, या फिर कभी मूवी में, कभी समाचारों में आप कोई भी मुद्दा देखते हो तो उस सभी में आपको नैतिक और अनैतिक पक्षों की पहचान करने का प्रयास करना है। हर जगह आपको देखना है कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ठीक बात। सो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और जब भी धर्म संकट की स्थिति आए, धर्म संकट या जिसको दुविधा कहा गया है हमारे सिलेबस में, तो मैंने जो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है और कोई कम इम्पोर्टेंट विषय है तो कम वाले को आपको आहुति देनी पड़ेगी और बड़े वाले की तरफ आपको भागना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों यदि बराबर के इम्पोर्टेंट हैं तो फिर आपको उसको चुनना है जो आपके ठीक सामने है, ठीक है ना बात। सो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस पेपर में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन सामग्री को देखते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन सामग्री आपको नहीं लगनी है। एक पुस्तक है क्रॉनिकल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से आती है, द लेक्सिकन नाम से है और पूरा नाम है उसका द लेक्सिकन नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। तो ये आपको पढ़ना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे और बिल्कुल ये सिविल सेवा के लिए तैयार की गई है। फिर दूसरा, यदि थोड़ा बहुत कुछ छूट रहा है टॉपिक वगैरह तो पाठ्यक्रम के कवरेज के लिए एक तो द लेक्सिकन से बहुत सारा हो जाएगा। फिर जो कुछ भी छूट रहा है थोड़ा बहुत तो वो आप दृष्टि आईएएस की एक मेंस कैप्सूल करके आती है एक पुस्तक, और उसमें पूरा पाठ्यक्रम आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया गया है। सो दृष्टि की मेंस कैप्सूल भी आप ले सकते हो, ठीक है। और ये तो आपको लेना ही लेना है क्रॉनिकल वाली, ठीक है। एडवांस स्टडी के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है। और जब कोई भी ऐसी जहाँ पे फंस जाते हो आप तो चैट जीपीटी से पूछ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, तो कुछ कुछ आपको हेल्प वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारी अध्ययन सामग्री रहेगी जीएस के 4th पेपर के लिए। इसके बाद बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होने वाली हमारी इस पेपर की, तो बेसिक स्ट्रैटेजी में तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अंकभार वगैरह देखते हैं जैसे हर पेपर में देखते हैं। तो इसके चूंकि 2 सेक्शन है पेपर के, पहला सेक्शन 130 अंकों का है, पिछले सालों से चलता आ रहा है। केस स्टडी वगैरह 120 अंकों का रहता है, दोनों का मिला के 250 होता है। तो ये हमारा अंकभार अलग अलग हो गया। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, टारगेट आप 150 प्लस रख सकते हो इसमें आराम से। अभी आपने देखा टॉपर्स को कितने कितने अंक मिले, ठीक है। तो 150 प्लस आप टारगेट रख सकते हो, सिलेबस क्योंकि इसका छोटा है। इसके बाद पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक शब्द को समझना है आपको, ये तो मस्ट है इस वाले सिलेबस में, क्योंकि अलग से भी इसमें पूछा जाता है कि इसको परिभाषित करो, उसको परिभाषित करो। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ को समझना है सिलेबस में जो जो दिया है, ठीक है। इसके बाद संक्षिप्त नोट्स बनाएं, जो तो आपको सभी में बनाना है, पूरा पाठ्यक्रम जिसमें कवर हो जाए। शब्दावली को परिभाषित करें, जैसे मान लो कहीं पे शब्द लिखा है न्याय, अब आपको पूछा जा सकता है न्याय किसे कहते हैं। ऐसे तो आपने बता दिया कि बस समझ गए कि हाँ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि न्याय किसे कहते हैं, फिर कैसे बताओगे। सो इस तरीके से अन्य और भी बहुत सारी शब्दावली हैं इस पेपर में, उन सब की परिभाषाएं आपके पास नोट्स में लिखी होनी चाहिए, ताकि पेपर जब आपके सामने हो ना एग्जाम हॉल में, तब आपको सोचना ना पड़े, सीधा बस लिखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ता है, एक पेपर में 4000 शब्द लिखने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद फिर पिछले 10 वर्षों के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है और केस स्टडीज़ को तो करना ही करना है, ठीक है ना, इनसे आप समझौता नहीं करोगे। सो ये थी हमारी रणनीति और इस तरीके से आज का हमारा पूरा डिस्कशन होता है समाप्त। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं। पेपर का स्ट्रक्चर देखा हमने, सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, मतलब 2024 का देखा, अप्रोच, स्टडी मटेरियल और स्ट्रेटजी वगैरह को, ठीक है। तो वही सब पुरानी बातें हैं, कुछ नया नहीं है। नया मिलेगा आपको अगले वीडियो से, ठीक है, निबंध वाले से। तो इस तरीके से वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसका सार क्या निकला, सार निकला कि सिविल सेवा परीक्षा का जो जीएस 4th का पेपर है वो भी एक अनिवार्य पेपर है। इसका पाठ्यक्रम मूलतः इस बात पर आधारित है कि एक सिविल सेवक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, मतलब एक जो लोक सेवक है, सिविल सेवक है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये पूरा सिलेबस इस बात पर आधारित है। तथा उसकी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता कैसी होनी चाहिए,
ये केस स्टडीज़ वगैरह पढ़े ना अपन ने, तो निर्णय लेने की क्षमता या सोचने समझने की क्षमता कैसी होनी चाहिए उसका टेस्ट किया जाता है इस पेपर में। तो ये इस पूरे वीडियो का या हमारे पूरे डिस्कशन का सार निकलता है। अब अगले पेपर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगले पेपर में हम लोग ऐसे को या निबंध को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि निबंध क्या है, निबंध लिखने की कला हम कैसे विकसित कर सकते हैं, निबंध का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, उसमें क्या लिखना पड़ता है, उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मेन कंटेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम मेन कंटेंट में। फिर निबंध का सार या निष्कर्ष या उपसंहार कैसे लिखते हैं उसको सीखेंगे। और बुक्स तथा स्टडी मटेरियल, मतलब आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो निबंध की, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें। और हमारे इस कोर्स में टोटल 21 लेसन्स हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हो। यदि आपको कहीं पे कोई डाउट है कुछ, तो कमेंट में पूछ सकते हो। और एक तो उस पहेली का उत्तर देना है, पहेली का उत्तर देना, देखो बेईमानी नहीं करना है इस बार। और यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको शेयर कर देना अपने किसी दोस्तों के साथ। दोस्त के साथ शेयर ना करना तो ऐसा करना, इसका लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लेना, बस इतनी कृपा कर देना। अभी चैनल की शुरुआत है तो थोड़ा सहयोग करो यार। इसके बाद प्लेलिस्ट को सेव कर लेना ताकि आपको हर बार वीडियो को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।